यूट्यूब फ्रेंड है ललित कुमार जी, उनका एक डाउट है कि ब्रो कैन यू मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू फाइल रिटर्न फॉर सैलरी एम्प्लॉय हु इवन ट्रेड इन स्टॉक मार्केट कंसिडरिंग द न्यू एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो कहीं ना कहीं उनका डाउट ITR 2 को लेकर है कि मुझे स्टॉक मार्केट में मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ, प्लस मुझे सैलरी से इनकम भी होती है। तो मैं एक बार बता देता हूँ कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म भी हम कंसिडर करेंगे, प्लस हम एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को देखते हुए अपना ITR 2 को फाइल करेंगे। तो फ्रेंड सबसे पहले तो आप अपने इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल पे लॉगिन कर लीजिए। इनकम टैक्स पे आपको जाने के लिए गूगल पे लिखना होगा incometax.gov.in। तो आप ई फाइलिंग साइट पे जाइए और वहां पे आप लॉगिन कर लीजिए। आपकी आईडी जो आपका पेन नंबर होगा प्लस आपने जो भी अपना पासवर्ड रखा हुआ है आप उससे लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स आपको ई फाइल पे आना है, इनकम टैक्स रिटर्न एंड फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। आप ITR 2 को ऑनलाइन ही फाइल कीजिए, ये जनरली रिकमेंडेड होता है। हम ऑफलाइन भी कर सकते हैं, उसके लिए हमें एक यूटिलिटी डाउनलोड करनी होगी। मैं आप मेरे पिछले वीडियोस के एक बार देखिए, उसमें मैंने बताया हुआ है कि हम ITR को ऑफलाइन भी कैसे करते हैं। यहाँ पे मुझे असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है फ्रेंड्स। मेरा असेसमेंट ईयर होगा 2021-22, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए मेरा असेसमेंट ईयर होता है 2021-22। तो मैंने यहाँ पे असेसमेंट ईयर 2021-22 सिलेक्ट किया। अब मैं ऑनलाइन करना चाहता हूँ, इसके बाद मुझे यहाँ पे इसे कंटिन्यू करना है। और अगर आपने पहले अपना ITR 2 कभी फिल किया हुआ था लेकिन सबमिट नहीं किया हुआ है तो वो आपके ड्राफ्ट में जाके सेव हो जाता है। तो आप ड्राफ्ट में से सीधा उसको ओपन कर लीजिए और आगे उसको कंटिन्यू करो, उसे सबमिट कर दीजिए। नहीं तो आप फ्रेश ITR फाइल कीजिए, स्टार्ट न्यू फाइलिंग। यहाँ पे मैंने इंडिविजुअल सिलेक्ट किया क्योंकि मैं अपना खुद का ITR फाइल करना चाहता हूँ। किसी भी HUF या फर्म का केस में मैं ITR फाइल नहीं करना चाहता हूँ। कंटिन्यू। अब अपना ITR सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपके सभी ITR दिए हुए ITR 1, 2, 3, 4 जो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ITR 2 को सिलेक्ट किया। जनरली ITR 5 नहीं होता है क्योंकि ITR 5 को केस में मुझे यूटिलिटी प्रिपेयर करनी होती है ऑफलाइन में और यहाँ जाके फिर मुझे उसे सबमिट करना होता है। तो प्रोसीड विद ITR 2। यहाँ पे आप देख लीजिए अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स में आपको डाउट है कि ITR फाइल करने में मेरे लिए क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। जनरली जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्म 16, सैलरी के केस में फॉर्म 16 आपके एम्प्लॉयर से आपको मिल रहा है, तो आप वो देख लीजिए। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में बताया हुआ है कि अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं होता है तो आपके पास अगर सैलरी स्लिप है तो आप सैलरी स्लिप को देखते हुए भी अपने ITR को फाइल कर सकते हैं। या हाउस रेंट रिसिप्ट, जनरली मैं HRA क्लेम करता हूँ या ITGG की कोई डिडक्शन क्लेम कर सकता हूँ, तो हाउस रेंट की जो रिसिप्ट होती है वो आपको हेल्प करती है HRA क्लेम करने के लिए। दूसरा इन्वेस्टमेंट प्रीमियम, अगर आपके कोई इन्वेस्टमेंट हुआ है जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या फिर आपने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का कोई पेमेंट किया हुआ है या एनी अदर कोई इन्वेस्टमेंट है आपका नेशनल पेंशन स्कीम में आपने 80CCD1B में कोई नेशनल पेंशन स्कीम में मैक्सिमम 50,000 तक आपने कोई पेमेंट किया हुआ है, तो वो स्लिप आपकी हेल्प करती है इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग अगर आप डिडक्शन क्लेम करते हैं चैप्टर 6A में। तो यहाँ पे फिर मैंने ये सब देखना है, मुझे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट। इसके बाद मुझे लेट्स गेट स्टार्टेड, यहाँ पे मुझे अपने स्टार्ट करना है ITR को फाइल करना। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन दी हुई है, आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन। किस रीजन से आप अपना ITR को फाइल करना चाहते हैं? क्या आपकी टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है? जनरली जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है फ्रेंड्स 2,50,000 होती है नॉन सीनियर सिटीजन के केस में। वहीं अगर कोई सीनियर सिटीजन है जिनकी एज 60 साल या इससे ज्यादा है तो उस केस में बेसिक लिमिट होती है 3 लाख रुपए। वहीं अगर कोई सुपर सीनियर सिटीजन है जिनकी एज 80 साल या इससे ज्यादा होती है तो उस केस में बेसिक लिमिट 5 लाख रुपए होती है। तो यहाँ पे मैंने टैक्सेबल इनकम मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया। और भी अदर रीजन है जो जिसके कारण आप ITR फाइल करना चाहते हैं, जैसे कि आपका डिपॉजिट से करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपये से ज्यादा, या फिर आपके कोई एक्सपेंडिचर हुए हैं जैसे कि आपने 2 लाख रुपए ज्यादा फॉरेन ट्रेवल के लिए कोई एक्सपेंडिचर किए हैं फॉरेन कंट्री फॉर योर सेल्फ और एनी अदर पर्सन के केस में, या फिर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर किए हैं आपने 1 लाख रुपए से ज्यादा कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। मोर देन 1 रीजन भी हो सकते हैं यहाँ पर, या इसके अलावा कोई रीजन नहीं है तो आप अदर रीजन सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने टाइप किया टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, आपको कंटिन्यू करना है। आप चाहे तो यहाँ पे एक बार अपना शेड्यूल सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से शेड्यूल यहाँ पे फिल कर रहे हैं, किस शेड्यूल में आप फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे जनरल मेरा कंपलसरी है। इसके बाद जो मेरी इनकम है, क्या मुझे सैलरी मिल रही, तो आप सैलरी के शेड्यूल को सिलेक्ट कर लीजिए। नहीं मिल रही तो आप मत कीजिए उसको। कैपिटल गेन में जैसे कि हम सैलरी और कैपिटल गेन के केस में अभी इस ITR 2 को फाइल कर रहे हैं तो आप कैपिटल गेन के यहाँ पे सभी शेड्यूल सिलेक्ट कीजिए। शेड्यूल 112A ये मेरा जनरली कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म की डिटेल यहाँ पे डलती है, तो ये भी मैं इसमें सिलेक्ट करते हुए चलूंगा। एनी अदर सोर्सेस से अगर आपकी कोई इनकम है तो वो भी आप ITR 2 में दिखा सकते हैं, जैसे कि आपका कोई इंटरेस्ट मिल रहा है या फिर डिविडेंड मिल रहा है आपको, या एनी कोई अदर स्पेशल इनकम मिल रही है आपको, या इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स फ्रॉम बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो यहाँ पे आप देख लीजिए किस शेड्यूल के अंदर आप फॉलो कर रहे हैं। डिडक्शन में आप क्या डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं। 80D डोनेशन के केस में आप क्लेम करना चाहते हैं। 80D मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का अगर आपने कोई प्रीमियम का पेमेंट करा है तो आप वो भी डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो वो भी कर लीजिए। चैप्टर 6A की कोई अदर डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं 80C, 80CC, D आपको अलग से फिल करना होगा शेड्यूल। तो अगर आपकी कोई मेडिकल नहीं है तो आप इसको मत सिलेक्ट कीजिए, अगर है तो आप इसको सिलेक्ट करके आगे कंटिन्यू कर लीजिए।
तो यहाँ पे आप अपने शेड्यूल देख लीजिए फ्रेंड्स। अदर में भी बहुत सारे शेड्यूल दिए हुए हैं कि अगर कोई लॉस है जो आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, या फिर शेड्यूल ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। फ्रेंड्स ये वाला शेड्यूल जनरली तब होता है जब आपकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है, तो उस केस में आपको अपनी एसेट्स और लायबिलिटी की डिटेल अपने आईटीआर में डालनी होती है। मूवेबल एसेट्स क्या है, आपकी इमूवेबल एसेट्स क्या है, आपकी प्रॉपर्टी क्या है, इसके व्हीकल्स अगर आपके पास है, या गोल्ड ज्वेलरीज, आर्कोलॉजिकल कलेक्शंस, या फिर आपका बैंक में कितना क्लोजिंग बैलेंस है, कैश आपके पास क्लोजिंग कितना है साल के ईयर एंड में, तो आपको वो एसेट शेड्यूल में कंप्लीट डालना होगा। तो यहाँ पे हमने शेड्यूल्स को देख लिया, एक शेड्यूल को फिल करते हुए चलना है। और मैं चाहूँ तो बीच में किसी भी शेड्यूल को फिल कर सकता हूँ, क्योंकि जनरली आईटीआर 104 में जो होता है मुझे सीक्वेंस वाइज शेड्यूल को फिल करना होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो सबसे पहला मेरा शेड्यूल है फ्रेंड्स यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन। सेकंड आप आ जाते हैं फ्रेंड्स शेड्यूल सैलरी, जिसको लेके हमारे कमेंट्स में डाउट थे। शेड्यूल सैलरी आप ओपन कर लीजिए। और एक डाउट ये भी था कि क्या मैं एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को देखते हुए अपनी सैलरी की डिटेल फिल करूं, तो मैं एक बार एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट भी आपको ओपन कर लेता हूं। सर्विस में आपको जाना है, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को आपको यहाँ पे जाके ओपन कर लेना है। प्रोसीड। आप जैसे एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को ओपन करते हैं तो जनरली आपके पास एक मैसेज चला जाता है कि आपके ई फाइलिंग पोर्टल पे एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट ओपन हुआ है, और अगर आपको लगता है कि आपने ओपन नहीं किया है तो आप अपनी ई फाइलिंग पोर्टल का पासवर्ड चेंज कर दीजिए। तो ये एक बहुत अच्छा सिक्योर मैसेज है मेरे पास। ये इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे, एक बार आप इसको रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम हम उसको लेके काफी डिटेल डिस्कशन और करेंगे। यहाँ पे मैंने एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट ओपन किया। ये मेरे पास दो पार्ट है यहाँ पे, एक है मेरा टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी TIS, दूसरा मेरा एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। ये जनरली टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी होती है। आप इस समरी को देखते हुए एक शॉर्ट समरी पता चल जाती है कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में मेरा क्या क्या इंक्लूड है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए अगर आप पूरे एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को नहीं देखना चाहते। तो मैंने यहाँ पे चलो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को ना देखते हुए टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी को ओपन कर लिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा एक शॉर्ट बाइफिकेशन आ चुका है कि आपकी सैलरी 1199 199 है। ठीक है, आप फ्रेंड्स इसको एक बार अपने फॉर्म 26 से प्लस अपने फॉर्म 16 से जरूर क्रॉस वेरीफाई कीजिए। जनरली एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में जो मेरा दिया हुआ है, मुझे सिर्फ उसको फाइनल मानते हुए अपनी इनकम टैक्स पोर्टल पे अपने आईटीआर को फाइल नहीं करना है। अगर आपका कोई टीडीएस डिडक्ट हुआ है और आपको लग रहा है कि आपके एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में कोई टीडीएस अमाउंट कंप्लीटली शो नहीं हो रहा है, प्लस आपका कम अमाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा है, और उसका 26A में जो भी आपका टीडीएस अमाउंट है वो बिल्कुल सही है, तो आपको 26A को फाइनल मानते हुए फिर अपना आईटीआर को फाइल करना है, ना कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को। तो यहाँ पे मैंने सैलरी 1199 199 है, प्लस मुझे डिविडेंड भी मिला है। ये डिविडेंड की इनकम मुझे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाके दिखानी है। ये मेरी सैलरी की इनकम सैलरी हेड में जाके मुझे दिखानी है। इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स, ये 823 जो मेरा इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स होता है, और जनरली इस पे मेरा टीडीएस भी डिडक्ट होता है, और ये इन्फॉर्मेशन मुझे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाके दिखानी है। 9 + 823। थर्ड मेरा है सेल ऑफ सिक्योरिटी एंड यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड। फ्रेंड्स अगर आप देख लीजिए इसके अंदर आपका शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म अगर है तो ये आपको कैपिटल गेन हेड में जाके दिखाना है। तो ये मेरा सैलरी वाला हेड में जब मुझे दिखाना है। डिविडेंड इंटरेस्ट डिपॉजिट मुझे अदर सोर्सेस में जाके दिखाना है, प्लस सेल ऑफ सिक्योरिटी एंड यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड ये मुझे कैपिटल गेन हेड में जाके दिखाना है। परचेज ऑफ सिक्योरिटी एंड म्यूचुअल यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, इसका मुझे कहीं भी यहाँ पे आईटीआर में कहीं भी इसका एक्सप्लेनेशन नहीं देना है कि मैंने इस साल में कितना परचेज किया हुआ है। प्लस मुझे सेल का जरूर देना है, क्योंकि इसमें मुझे कितना गेन हुआ है कितना लॉस हुआ है वो मुझे बताना होगा। इसके बाद वापिस हम अपने आईटीआर पे जाते हैं। अब पहला हमारा सैलरी का, मैंने सैलरी आपको बताया कि 1199 199 है मेरी सैलरी। तो यहाँ पे मेरी जनरली एम्प्लॉयर से जो सैलरी मिलती है वो ऑटो फिल आ जाती है। तो अगर आपको लगता है इसमें कोई चेंजेस है तो 8 डिटेल्स ऑफ ब्रेकअप, तो आप यहाँ पे 8 डिटेल्स ऑफ ब्रेकअप पे जाइए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप अपना एम्प्लॉयर का एक बार नाम चेक कर लीजिए। 10 ऑफ द एम्प्लॉयर मैंडेटरी इफ टैक्स इज डिडक्टेड। 10 नंबर तब डालना होगा अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है तो आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। दूसरा एड्रेस डाल दीजिए एम्प्लॉयर का, टाउन सिटी एक बार देख लीजिए, स्टेट देख लीजिए, पिन कोड देख लीजिए। नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, आपका किस तरीके का एम्प्लॉयर है, क्या आप सेंट्रल गवर्नमेंट से सैलरी मिल रही है, आपको स्टेट गवर्नमेंट से मिल रही है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से आपको सैलरी मिल रही है, या कोई पेंशन अमाउंट मिल रहा है, या एनी कोई अदर अमाउंट है। एनी अदर मतलब कि अगर आपको कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से कोई सैलरी मिल रही है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे मैंने लिखा सेंट्रल गवर्नमेंट से मुझे सैलरी अमाउंट मिल रहा है। इसके बाद फ्रेंड्स नेचर ऑफ सैलरी, किस नेचर की आपकी सैलरी, आपको फिर यहाँ पे बाइफिकेशन डालना होगा। जब भी आपके एम्प्लॉयर से आप ग्रोस सैलरी का जो बाइफिकेशन है वो ले लीजिए कि ग्रोस सैलरी में आपका क्या क्या इंक्लूड है, आपका बेसिक का कंटेंट कितना है उसमें, आपका डीए का कंटेंट उसमें कितना है, प्लस आपको एचआरए अमाउंट कितना मिल रहा है, आपका एलटीए भी आपकी सैलरी में ऐड होता है तो उसका भी आप बाइफिकेशन ले लीजिए। अगर आपको एलटीए मिल रहा है अपने एम्प्लॉयर से तब जाके आप उसके फिर नीचे डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे। दूसरा कन्वेंस अलावेंस आपको कितना मिल रहा है आप वो भी एक बार देख लीजिए। बाकी पूरी एक बार यहाँ पे अपनी सैलरी की बाइफिकेशन को वेरीफाई कर लीजिए। ग्रेजुएट अमाउंट आपकी सैलरी में कितना
कितना ऐड है, फीस कमीशन अगर कुछ मिल रहा है तो, प्लस एडवांस अगर आपको कोई सैलरी मिल रही है, लीव इनकेशमेंट आपका या एनी अदर डाल के फिर आप नीचे बाइफिकेशन डाल दीजिए कि अगर इसमें कुछ मेंशन नहीं है तो आप मैन्युअली टाइप कर दीजिए। यहाँ पे अमाउंट आपको ऐड करते हुए अपने बाइफिकेशन को डालते हुए जाना है यहाँ पे। दूसरा फ्रेंड्स, वैल्यू ऑफ परक्यूसिट्स, आपको परक्यूसिट्स अमाउंट अपने एम्प्लॉयर से कितना मिल रहा है आपको वो भी यहाँ पे डालना है फ्रेंड्स। अगर आपको मिल रहा है तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में आपके एम्प्लॉयर आपको परक्यूसिट्स भी देते हैं। फॉर्म 16 में जनरली मेरा परक्यूसिट्स ग्रोस में मेंशन होता है, लेकिन आप जब फॉर्म 12 BA लेंगे अपने एम्प्लॉयर से, एक फॉर्म 12 BA भी मुझे मिलता है, उसमें मुझे परक्यूसिट्स की डिटेल होती है कि मुझे क्या क्या मिल रहा है परक्यूसिट्स में, जैसे एकोमोडेशन मिलता है, कार या अदर ऑटोमेटिव भी मिलते हैं, हॉलिडे एक्सपेंसेस भी मिलता है। परक्यूसिट्स मेरा टैक्सेबल होता है, फ्री मील्स भी मुझे मिलता है, फ्री एजुकेशन भी मुझे मिलता है, गिफ्ट वाउचर्स भी मुझे मिलते हैं, तो वो सब एक बार ऐड कर लीजिए, वो भी आपकी सैलरी का अलग से बांट होता है। प्रॉफिट इन लियो सैलरी है, उसका भी आपको बाइफिकेशन डालना होगा। प्रॉफिट इन लियो सैलरी आपको फॉर्म 16 में मेंशन होता है, सेक्शन 17(3) में, तो आप वो भी देख लीजिए और यहाँ पे जाके उसका अमाउंट डाल दीजिए। जब आपकी सैलरी का कंप्लीट बाइफिकेशन फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा, इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी सैलरी की डिटेल को सेव कर देना है। अगर आपको एक से ज्यादा एम्प्लॉयर से सैलरी मिल रही है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे एड मोर एम्प्लॉयर, एड अनदर करके आप दूसरे एम्प्लॉयर की डिटेल में यहाँ पे डाल सकते हैं। या ITR 2 के केस में ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि अगर मुझे एक से ज्यादा सैलरी मिल रही तो उस केस में मुझे ITR 2 ही बनना होगा। ITR 1(4) में मुझे एम्प्लॉयर ऐड करने का ऑप्शन नहीं होता है। दूसरा फ्रेंड्स, टोटल ग्रोस सैलरी फ्रॉम ऑल एम्प्लॉयर्स कितनी यहाँ पे आपका मेंशन हो जाएगा। अलाउंस टू एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10, उसको लेके हमने पहले भी एक बार डिस्कस कर लिया है आपके क्वेश्चंस में। इससे पहले हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया है कि मुझे HRA मिल रहा है तो वो HRA कितना क्लेम कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक बार आप देखना चाहे तो अलाउंसेस यहाँ पे देख सकते हैं, और एड अनदर करके आप अलाउंस भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अगर आपको कोई अलाउंसेस अपने एम्प्लॉयर से मिल रहा है तो। डिडक्शन 10(16) में 2500 रुपये यहाँ पे मेरी मेंशन हो चुकी है, प्लस मेरी डिडक्शन 10(16) में मुझे 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलती है। सैलरी के इसमें ऑटोफिल होता है, ये यहाँ पे मेरा ऑटोफिल नहीं दिखा रहा क्योंकि मेरा सैलरी का बाइफिकेशन अभी यहाँ पे 0 है। तो आप यहाँ पे ये 50,000 ये आपको ऑटोफिल आ जाता है। अगर नहीं आता है तो आप मैन्युअली यहाँ पे 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। प्लस इंटरटेनमेंट अलाउंस अगर मिल रहा है या प्रोफेशनल टैक्स मिल रहा है तो आप 25 रुपये तक की मैक्सिमम प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। प्रोफेशनल टैक्स के फ्रेंड्स केसेस में ज्यादातर हमारे डाउट ये आते हैं कि मुझे मेरा एक एम्प्लॉयर है जिससे मुझे 25 रुपये प्रोफेशनल टैक्स मिला, प्लस मेरा दूसरा एम्प्लॉयर भी उनसे भी मुझे 25 रुपये प्रोफेशनल टैक्स मिला, क्या मैं 5,000 रुपये का प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन क्लेम करूँ? बिल्कुल नहीं, आप मैक्सिमम 25 रुपये तक का क्लेम कर सकते हैं, चाहे आपको दोनों एम्प्लॉयर से मिल रहा हो। तो यहाँ पे आप ये सब डिटेल डाल के फ्रेंड्स सेव कर लीजिए। इसके बाद मेरा यहाँ पे सैलरी का कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद मुझे यहाँ पे से कंफर्म। फ्रेंड्स, सैलरी के बाद मेरा अगला शेड्यूल आता है कैपिटल गेन का, कि मैं अपने एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को देखते हुए अपनी कैपिटल गेन की इनकम किस तरह से क्या रिपोर्ट करूं। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि आप एक बार अगर आप जीरोधा से ट्रेडिंग कर रहे हैं या एंजल ब्रोकिंग से कर रहे हैं तो आप वहां से अपना प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें आपका बता दिया जाएगा कि आपका इक्विटी का पोर्शन क्या है, इक्विटी के पोर्शन में आपका शॉर्ट टर्म का पार्ट कितना है, आपका लॉन्ग टर्म का पार्ट क्या है। लेकिन अगर आप नहीं डाउनलोड करना चाहते और आपको लग रहा है कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में जो भी आपकी कैपिटल गेन का बाइफिकेशन दिया हुआ है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई करेक्शन नहीं है, तो आप उसको देखते हुए अपने कैपिटल गेन स्टेटमेंट को फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट एक बार ओपन कर लेता हूँ फ्रेंड्स। ओपन करने पे मैंने यहाँ पे मेरा सेल दिया हुआ है। अब मुझे TIS इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट मेरा यहाँ पे कंसोलिडेटेड एक समरी दिया हुआ है, तो मुझे इसको डिटेल ही जानना है, तो मैं इस पे एक बार क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, आपने लिस्टेड इक्विटी शेयर्स बेचे हुए हैं, और अगर मुझे इसको डिटेल SFT में जाके मेरा रिफ्लेक्ट हो रहा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप सीधा एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट पे आ जाएंगे। देखो फ्रेंड्स, ठीक है, तो पूरे डिटेल स्टेटमेंट पर जब आप आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। आप अगर आपको ये 51 काउंटिंग है जो मेरा यहाँ पे दिखा रहा है कि सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स मैंने यहाँ पे बेचे हुए हैं, परचेस तो आपको नहीं देखना है, आपको सिर्फ सेल को यहाँ पे देखना है, और मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये मेरी SFT इन्फॉर्मेशन में दिख जाता है। अब मैं इसको डिटेल ओपन करना है तो यहाँ पे आप इसको, अब आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिमिटेड यहाँ पे बेचे हैं, प्लस और भी कंपनीज के आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज के यहाँ पे बेचे हुए हैं, और उसके बाद और भी हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के लिमिटेड के बेचे हुए। टोटल 51 यहाँ पे काउंटिंग दी हुई है। प्लस फ्रेंड यहाँ पे क्वांटिटी दी हुई है कि कितने क्वांटिटी आपने सेल किए हुए हैं, क्या है आपका एसेट टाइप, आपने शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, यह बहुत अच्छा पॉइंट है, यहाँ पे मुझे पता चल चुका है। यहाँ पे मेरे सारे शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म हो तो वो भी आप देखना चाहे देख सकते हैं। अगर आपको इसको एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड करना है तो आप इसको यहाँ पे इस पर क्लिक कीजिए, ये वाले ऑप्शन पे, और अपने किसी भी फोल्डर में जाके इसको सेव कर लीजिए। जैसे मैंने डेस्कटॉप पे इसको डाल दिया है और यहां से मैं इसको ओपन कर लेता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरा यहाँ पे
ये ओपन हो चुका है एक्सेल वाला, एक बार चेक कर लेना है। मेरा सेल कंसिडरेशन दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दी हुई है, आप इसका यहाँ पे टोटल देख लीजिए। क्वांटिटी आपके यहाँ पे दी हुई है, क्वांटिटी क्या है आपकी प्लस आपका कॉस्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप टोटल लगा लीजिए इनका, और आप इसमें यहाँ पे प्रॉफिट एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे यहाँ पे मेरा सेल है 25,77,806 का, और अगर मैं इसकी कॉस्ट देखता हूँ तो मेरा 2513, तो मेरा यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है, सेल माइनस कॉस्ट 64,329 का मेरा ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है फ्रेंड्स। इसमें कुछ खर्चे भी होते हैं मेरे, जो आगे जाके मैं क्लेम कर लूंगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा यहाँ पे ये वो मेरा दिख रहा है कंप्लीट कि मेरी इतने के मैंने सेल आउट किए हैं शॉर्ट टर्म इक्विटी शेयर्स, प्लस मैंने इतने के बाय करे थे 25,13,477, जिसमें मेरा प्रॉफिट हुआ है 64,329। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार अपने स्टेटमेंट से आप अगर डाउनलोड कर सकते हैं उससे जरूर क्रॉस चेक कीजिएगा। अब मैं अपने आईटीआर पे आ जाता हूँ। आईटीआर में अब मुझे जाना है शेड्यूल कैपिटल गेन। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के लिए मैं आपके कमेंट्स को कंसीडर कर सकूं और मुझे मोटिवेशन मिले। तो यहाँ पे शेड्यूल ऑफ कैपिटल गेन पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ बोथ आपका किस टाइप का कैपिटल गेन है जो आपने सेल आउट किया हुआ है। दूसरा यहाँ पे मैंने ये वाला सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट किया, इक्विटी शेयर यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट विच एसटीटी इज पेड अंडर सेक्शन 111A। दूसरा इक्विटी शेयर इन कंपनी यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट विच एसटीटी इज पेड। ये जनरली मेरा शॉर्ट टर्म के केस में होता है। 112 जनरली मेरा लॉन्ग टर्म के केस में होता है फ्रेंड्स। अगर आपने शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड्स या लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड्स या शेयर्स बेचे हुए हैं तो उस केस में आपको ये दोनों ऑप्शन सिलेक्ट करने होंगे, यहाँ पे इसे कंटिन्यू करना है। फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा ये शेड्यूल में जो दो ऑप्शन मैंने सिलेक्ट किए हुए थे वो यहाँ पे ओपन होकर आ चुके हैं। फर्स्ट है मेरा इक्विटी शेयर्स और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट विच एसटीटी इज पेड अंडर सेक्शन 111A। ये मेरा शॉर्ट टर्म के केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, प्लस ये मेरा लॉन्ग टर्म के केस में। जब मैं इसमें डिटेल डालूंगा तो उसके लिए मुझे एक सेपरेट शेड्यूल फिल करना होगा। फर्स्ट मैं एसटीडी की डिटेल डाल देता हूं, 8 डिटेल्स। फर्स्ट है मेरा सेक्शन 111A। अब यहाँ पे आपको डिटेल डालनी है फ्रेंड। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपका क्या है, प्लस आपकी यहाँ पे सेक्शन 48 में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन क्या है आपकी, वो डिटेल डाल देनी है। आप एनुअल इन्फॉर्मेशन के स्टेटमेंट को देखिए और उसको देखते हुए आप पे फिल कर दीजिए। 2513,477 2513,477 प्लस फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या है मेरा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अगर मैं जाता हूं तो 2577,806 2577,806। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर प्रॉफिट आ गया मेरा 64,329 और इससे मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल सही है मेरा 64,329। इसके बाद कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट विदाउट इंडेक्सेशन, अगर कोई इंप्रूवमेंट कॉस्ट है तो वो भी देख लीजिए। मैंने इसको जीरो किया, ऐसा कुछ नहीं है। एक्सपेंडिचर अगर आपने कोई कनेक्शन विद ट्रांसफर, अगर बेचने में अगर आपने कुछ खर्चे इंकर्ट किए हुए हैं तो आप वो भी एक बार देख लीजिए। वो क्लेम करना चाहते हैं आप क्लेम कर सकते हैं। लॉस टू बी डिसअलाउ, ऐसा कोई लॉस था जो आपका डिसअलाउ हो गया था, आप यहाँ पे जाके उसकी फिगर डाल सकते हैं। यहाँ पे मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फॉर इक्विटी शेयर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से मेरा निकल कर आ चुका है 64,329 फ्रेंड्स। ये हमने शॉर्ट टर्म को समझ लिया। इसके बाद मुझे यहाँ पे इसको ऐड कर देना है। यहाँ पे आपके यूनिट कितनी है शॉर्ट टर्म में, किस कंपनी का शॉर्ट टर्म क्या है, वो डिटेल्स आपको बिल्कुल डालने की जरूरत नहीं है ना, यहाँ पे मुझसे वो पूछता है। मेरा यहाँ पे शॉर्ट टर्म का यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लगा कि मेरा कैपिटल गेन है 64,329। इसके बाद फ्रेंड्स मेरा इक्विटी शेयर ना कंपनी यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। अगर आपका कोई म्यूचुअल फंड या शेयर्स है जो कि लॉन्ग टर्म है तो उस केस में आपको 112 शेड्यूल को फिल करना पड़ेगा। तो एक बार हम लोग इस पे भी क्लिक कर लेते हैं। हमारे पास लॉन्ग टर्म की डिटेल्स नहीं है हमारे एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में, लेकिन अगर आपका फिर भी कोई लॉन्ग टर्म में कैपिटल गेन में आपने ट्रांजेक्शन किया हुआ है तो आप इस ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कीजिए और 8 डिटेल कर दीजिए। 8 डिटेल में यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको पहले अपने शेड्यूल को फिल करना होगा। 112 है, 112 जब आपका शेड्यूल फिल हो जाएगा तो वो यहाँ पे ऑटो फिल आपका डिटेल्स आ जाएगी। तो मैं 112 शेड्यूल पे सीधा चला जाता हूँ। आप चाहे जाना चाहें तो आप बैक करके जा सकते हैं या फिर सीधा शेड्यूल पे लिंक पे जाके क्लिक कर सकते हैं। 8 डिटेल्स, अब जैसे आप 8 डिटेल्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा 31 जनवरी 2018 से पहले आपने कोई म्यूचुअल फंड शेयर को खरीदे हुए हैं तो आपको वो बताना होगा, या इसके बाद आपने खरीदे हो, क्योंकि दोनों का कैलकुलेशन अलग अलग तरीके से होगा। एक मेरा नॉर्मली अगर मैं देखा जाए तो अगर मैं 31 जनवरी 2018 का ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो ISIN कोड है मेरा, ये जनरली आपके एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में अगर लॉन्ग टर्म शेयर्स म्यूचुअल फंड दिख रहा है तो उसमें ये वाला कोड आपका दिख जाएगा। आप उसको वहां से कॉपी कीजिए और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए।
अगर जैसे आप ये डालेंगे तो आपका नेम ऑफ शेयर्स यूनिट आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। दूसरा है फ्रेंड्स, नंबर ऑफ शेयर्स यूनिट, कितने नंबर ऑफ शेयर्स यूनिट जो आपने सेल किए हुए हैं, उनकी सेल प्राइस क्या है पर यूनिट, वो आपको डालनी है। किस लागत पे आपने खरीदे वो टोटल लागत डालनी है इसमें, जैसे कि मैंने 5 लाख रुपए के खरीदे थे, वो आपको डाल देना है यहाँ पे। फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी 31 जनवरी 2018 पे पर शेयर यूनिट की, वो आपको यहाँ पे डालनी है 31 जनवरी 2018, प्लस एक्सपेंडिचर अगर आपने कुछ किए हुए हैं बेचने में कनेक्शन विद ट्रांसफर, तो आपको वो यहाँ पे डाल देना है, प्लस फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, वो आपका जनरली यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये डिटेल्स आपको मैनुअली फिल करनी होगी जितने भी आपने लॉन्ग टर्म्स को शेयर्स या म्यूचुअल फंड को सेल आउट किया हुआ है। लेकिन वहीं अगर आप ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं आफ्टर 31 जनवरी 2018, तो आपका यहाँ पे ISIN कोड आपको नहीं डालना होगा फ्रेंड्स, और यहाँ पे कुछ भी डिटेल नहीं डालनी है। नॉर्मली आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डालनी है, प्लस आपका कोई खर्च हुए तो वो डालना है, प्लस आपका कितना अमाउंट ऑफ सेल किया। जैसे मान लो 7 लाख रुपए के मैंने लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड बेचे और 5 लाख रुपए में खरीदे थे मैंने, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 5 लाख डाल देना है, प्लस अगर आपको कोई खर्चा हुआ है कनेक्शन विद ट्रांसफर, आप वो यहाँ पे डाल दीजिए और यहाँ पे ऐड कर दीजिए। जब फ्रेंड्स आपकी यहाँ पे डिटेल कंप्लीट शेड्यूल फिल हो जाएगा, आप सारी डिटेल ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे ये आपका कंसोलिडेटेड फिगर जो रहेगा आपका यहाँ पे ऑटो फिल आ जाएगा। इसके बाद फाइनली आपको ऐड कर देना है यहाँ पे 54A में। अगर आप कोई डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं, डिडक्शन अंडर सेक्शन 54A, उसको लेके हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मेरा ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का कंप्लीट हो चुका है, और इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे इसे कंफर्म कर देना है। हमने देखा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को लेके हम कहाँ जाके कैसे रिपोर्ट करेंगे, प्लस सैलरी इनकम को कहाँ कैसे दिखाएंगे ITAT 2 में। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।